लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो सेकुलरिज्म और जो कम्युनलिज्म है उसकी वजह से डेमोक्रेसी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें आपने देखा था कि जो बाबरी मस्जिद है उसे जनरली यहाँ पर ओपन किया गया था और उसे ओपन करने के बाद यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं जो उसने हिंदुत्व ट्रम है जो जिसको जनरेट किया था, तो यहाँ पर जब 1986 में इसे ओपन किया गया, जो 1940 से बंद थी, तो 1986 में इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ रियोट्स जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये रियोट्स हुए तो उसने एक नेशनल क्वेश्चन लोगों के सामने खड़ा कर दिया कि क्या हम लोग एक सच में एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो एक डेमोक्रेटिक के साथ साथ एक सेकुलरिज्म भी है, जहाँ पर एक देखा जाए तो धर्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, जब जिसमें सब धर्म इक्वल है, लेकिन फिर भी एक धर्म को, एक रिलीजन को कहीं ना कहीं हमने मेन इशू बना दिया हमारी पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस में और जो राजनीति है उसमें इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती है, ताकि आने वाले टाइम में जो कांग्रेस पार्टी है उसके अगेंस्ट लोग हो जाए और बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर जैसे RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो विश्व हिंदू परिषद है, इन सब ने मिलकर एक ऐसे सिंबॉलिक और मोबिलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे और रिलीजन को एक मेन मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत लार्ज स्केल पे जो मोबिलाइजेशंस हैं, सच चार्ज्ड एटमॉस्फेयर एंड मैनी इंस्टेंस ऑफ द कॉमनल वायलेंस, मतलब धीरे धीरे ये जो रिलीजन के नाम पर जो छोटा सा आपस में एक लड़ाई झगड़ा था हिंदू मुस्लिम का, वो एक लार्ज स्केल पे वायलेंस करना स्टार्ट कर देते, रियोट्स होने लग जाते। और बीजेपी क्या करती है, जनरेट ए पब्लिक सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए जानबूझकर, गुजरात में एक प्लेस आता है सोमनाथ, वहाँ पर एक सोमनाथ का मंदिर भी बहुत फेमस है, वहाँ से लेकर अयोध्या के यूपी तक एक रथ यात्रा निकालने के लिए बुलाती है लोगों को, ताकि वो ये दिखा सके कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो भी किया ना वो काफ़ी गलत किया। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू की जो रिलीजन है और जो मुस्लिम की जो उनकी रिस्पेक्ट होती थी उसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करने की कोशिश की, उनका एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश की। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक यूनिटी में रहें। और अगर आप चाहते हो कि सरकार आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सके और कांग्रेस को हरा सके, तो वो जानबूझकर राष्ट्रीय जो रथ यात्रा वो निकालते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन आता है डिमोलिशन एंड द आफ्टर, कि नेक्स्ट वन आता है हमारा डिमोलिशन एंड द आफ्टर, कि जो ये विध्वंस शुरू हुआ, कि हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक रथ यात्रा निकाली, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1986 में एक मुद्दा स्टार्ट हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में छोटे छोटे रियोट्स हुए, तो यहाँ पर दिसंबर 1992 में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जैसे विश्व हिंदू परिषद के नाम से जानी जाती है जो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप एक काम कीजिए, हम लोगों को जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद है ना अयोध्या में, यहाँ पर हमें अपना दोबारा से राम मंदिर है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, दोबारा से हमें अपना राइट चाहिए। तो वो जो कार सेवक, मतलब ऐसे वॉलंटियर पर्सन्स होते हैं जो अपनी इच्छा से बिना किसी पैसे के हेल्प करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट किया कि आप आइए और हम राम मंदिर बनवाते हैं यहाँ पर। द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट द अयोध्या। तो जब ऐसा बोला गया कि भाई कार सेवक को बुलाइए, मतलब वॉलंटियर्स को बुलाइए और यहाँ पर राम मंदिर बनवाएंगे, तो अयोध्या में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो काफ़ी टेंस थी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देता स्टेट गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन है ना उसको सॉर्ट आउट कीजिए। देखो हमने देखा था कि जो आपका पहले 1986 तक, मतलब 1989 तक आपकी गवर्नमेंट रहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन 1989 में जो कांग्रेस पार्टी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो ये मुद्दा है इसको उठाकर कांग्रेस पार्टी को, मतलब उसका जो मेजोरिटी है वो खत्म हो गई। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे 1989 में नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट और लेफ्ट फ्रंट इन दोनों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो यहाँ पर उनके सपोर्ट से कहीं ना कहीं जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी सरकार अपनी सरकार सेंटर लेवल पे ना बनाकर, बल्कि जो स्टेट लेवल है उस पर बनाती है, लेकिन सेंटर लेवल पे जनता दल को बनाने देती है। तो यहाँ पर यूपी में उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जितने भी ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया ना, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कीजिए जिससे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। और जो 6 दिसंबर 1992 में जो ये लोगों की गैदरिंग होने वाली है उसको रोकिए, अगर फिर भी गैदर्ड होते हैं तो उस ऐसी सिचुएशन को टेंशन में बदलने मत दीजिए, मतलब एक पीसफुली उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या कोई संघ बना के कोई भी
अपने एक स्ट्राइक करने तो करने दो, लेकिन एक तरीके की टेंशन की प्रॉब्लम वहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचे और उन्होंने बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत सारे दंगे स्टार्ट हो गए, वायलेंस स्टार्ट हो गया। और ऐसा ही जैसे 1992 में दिसंबर में यहाँ पर यूपी में हुआ, तो जनवरी 1993 में ये मुंबई में जो हिंदू और मुसलमान हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये जो लड़ाई है आप उसके बिहाफ पर ऊपर न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो कि किस तरीके से जो पूरा वायलेंट है वो किस तरीके से फैला ऑल ओवर द कंट्री में, और इसका इम्पैक्ट हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो द इवेंट एट अयोध्या लेड टू सर्विस सीरीज ऑफ द अदर डेवलपमेंट्स। इसकी वजह से जो अयोध्या है उसमें उसकी डेवलपमेंट में मतलब जो प्लेस है वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वहाँ का जो विकास है उस पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी हैज़ द रूलिंग पार्टी वॉज डिसमिस बाय द सेंटर। जब इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर हो गई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके सारे राइट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी एंड इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के जो भी गवर्नर हैं उस टाइम पे वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट है जो उसकी पावर ले ली जाती है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट एक जो केस है वो फाइल कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर जो कोर्ट ने आदेश दिया था वहाँ के सीएम को कि भाई आप वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस अवमानना के आधार पर उनके अगेंस्ट वहाँ पर केस फाइल हो जाता है। इसके अलावा जो अयोध्या में हुआ उसका इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक कमीशन बनाना है ताकि उस कमीशन से ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये जितना भी डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क हुआ है, मतलब बाबरी मस्जिद का जो हिस्सा तोड़ा गया उसके पीछे रीज़न क्या है और इसको ये जो रीज़न मतलब इस तरीके से लोगों ने किया उसके लिए इन लोगों को भड़काया किसने, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर बीजेपी ने ऐसा किया हो ताकि लोगों का सपोर्ट उसे मिल सके, या फिर कांग्रेस ने ऐसा किया हो कि वो बीजेपी के अगेंस्ट लोगों को कर सके। तो जो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कंडेम्ड द डिमोलिशन एंड डिक्लेयर दैट दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। तो जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें मौका मिल गया बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का और ये बोलने का कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारी कंट्री का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें एक यूनिटी में बना के रखता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसके सिद्धांतों को हार्म किया है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। दिस लेड टू ए सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म एंड पोज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आवर कंट्री फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। और ये जो सिचुएशन आज के टाइम में हमें देखने के लिए मिली ना अयोध्या के केस की, तो जब वो नज़ारा उस टाइम पर था कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो वो हमें किस चीज़ की याद दिलाता है कि जो पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन के टाइम पर हमारे यहाँ पर ऐसे ही दंगे फैले हुए थे, हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे और वैसे ही सिचुएशन हमारे सामने है। और कहीं ना कहीं जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया तो हम लोगों ने सेक्युलरिज्म टर्म को सबसे ज़्यादा मेन सेंटर में रखा था ताकि हमारे यहाँ पर जो डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक साथ रह सके और कभी भी कम से कम धर्म के नाम पर कोई दंगा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने इस चीज़ का एक बहुत गलत तरीके से यूज़ किया फॉर दे अपने बेनिफिट के लिए उन लोगों ने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई रिलीजन है जो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर द इलेक्टोरल पर्पज़। और कहीं ना कहीं जो ये डिबेट शुरू हुई और ये जो डिबेट है उसको कहीं ना कहीं रिलीजन के ऊपर जो डिबेट शुरू हुई उसको आने वाले चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया। और इंडियाज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द premise that all religion communities enjoy the freedom that they may join any party and that there will be not कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। और कहीं ना कहीं ये आने वाली जो हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने आने वाले टाइम में लोगों को एक तरीके से जो इलेक्शंस में जो कैंपेनियन मोर्चे उन्होंने निकाले, तो लोगों के सामने उन्हें अपना मोटिव क्या रखा कि हम लोग कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन हम आने वाली राजनीति को कभी भी जो ये तुम्हारा कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना वो नहीं बनाएंगे। जैसे देखो तुमने देखा था कि 1967 में मतलब 1969 में जब यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है कांग्रेस और कांग्रेस आर का, तो 1971 में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें इंदिरा गांधी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, गरीबी हटाओ। लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस ओ है उसका मेन मोटिव होता है इंदिरा गांधी को हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने
देश की सिचुएशन को देखा था कि गरीबी ज़्यादा है और अगर उन गरीब लोगों के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे वोट बैंक सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो वैसा ही अब यहाँ पर जो 1992 में हुआ, तो 1993 में जो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब बीजेपी के अगेंस्ट था। तो लोगों ने उसका बेनिफिट क्या उठाया कि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि हम कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कम्युनिटी बेस्ड हो, मतलब जहाँ पर एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को हम ज़्यादा राइट दें और दूसरे को ना दें, और इसी के बिहाफ पर आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें उसका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 1993 के इलेक्शन में वो वहाँ पर हार जाएंगे। इसके अलावा दिस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ कॉमनल एमिटी हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस सिंस 1984। और तुम सबने देखा ही है कि 1984 के बाद से ये जो कॉमनल डिस्प्यूट हो रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे जो सिख हैं और मतलब जो सिख और पर्सन्स हैं उनको मारा जा रहा था, क्योंकि सिख पर्सन्स ने ही आपकी इंदिरा गांधी को मार दिया था। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पर धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू होती आई है 1984 से, वो अभी भी एट प्रेजेंट मतलब 1992 में जो आपका अयोध्या मंदिर का केस हुआ उस टाइम पर भी देखने के लिए मिली। इनफैक्ट जब हम पार्टीशन हमारा हुआ था उस टाइम पर भी हमने इसी तरीके की सिचुएशन को ज़्यादा देखा था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फरवरी और मार्च 2002 में भी कुछ ऐसा ही वायलेंस होगा, जब यहाँ पर गुजरात की में एक ट्रेन, गोधरा ट्रेन है, वो जा रही होती है, तो उसमें जो कार सेवक बैठे होते हैं उनको उनके डिब्बे में आग लगा दी जाती है जिससे वो जिंदा जल जाते हैं, जिसको कहीं ना कहीं आगे चल के राजनीति में इसी तरीके से यूज़ किया जाता है कि ये तो हिंदू और मुसलमानों ने आपस में, मतलब मुस्लिम पर्सन्स ने हिंदू को जानबूझकर हार्म किया है। और इसको भी एक कम्युनिटी जो कॉमनल जो रिवॉर्ड्स हैं, मतलब एक सामुदायिक रूप से ऐसे दंगों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के ऊपर होता है। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर लगता है। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है एंटी मुस्लिम रियॉट्स इन गुजरात, जो मैंने अभी आपको बताया कि फरवरी मार्च 2002 में एक लार्ज स्केल पे वायलेंस होता है। जो यहाँ पर मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि गुजरात में जो वायलेंस हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इमीडिएट प्रोवोकेशंस फॉर दिस वायलेंस वाज एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट ए स्टेशन कॉल्ड द गोधरा, मतलब गोधरा एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर उस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी। ए बोगी ऑफ ए ट्रेन दैट वाज टर्निंग फ्रॉम अयोध्या एंड वाज फुल ऑफ कार सेवक वाज सेट ऑन फायर, मतलब अयोध्या से एक ट्रेन वापस आ रही थी जो गुजरात की तरफ जा रही थी, और इसमें जिस कार सेवक मतलब जो वॉलेंटियर्स बैठे हुए थे जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं उनकी पूरी बोगी में आग लगा दी गई थी। 57 मतलब उसमें 57 पर्सन मारे गए थे। और मतलब लोगों का मानना ये था कि बहुत सारे जो मुस्लिम पर्सनस हैं वो उस बोगी में बैठे हुए थे और वो थोड़े सस्पिक्टेड, मतलब एक इस टाइप के पर्सन थे जो शायद कहीं ना कहीं मतलब पॉइंट आउट उन मुस्लिम पर्सन्स को ही किया गया था इनडायरेक्ट वे में कि भाई इनके द्वारा ही आग लगवाई गई है। और लार्ज स्केल पे जो जब ये गोधरा कांड हुआ तो ये एक तरीके से अलग अलग प्लेसेस पर गुजरात में आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ने लगे। हिंदू लोगों ने मुस्लिम पर ब्लेम लगाया जबकि मुस्लिम कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दिस वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ, मतलब ये पूरे ही महीने, ये मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने ये वायलेंस कंटिन्यू चलता रहा और नियरली 1100 persons mostly Muslim were killed by the in this violence by the Hindu persons, मतलब जो वहाँ के हिंदू लोग हैं उनके द्वारा मुस्लिम पर्सन्स को अराउंड 1100 लोगों को मार दिया गया था इसी वायलेंस को लेते हुए। एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट्स रोल इन फेलिंग टू कंट्रोल वायलेंस। और कहीं ना कहीं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया आयोग है उसने इस चीज़ का एलिगेशन लगाया कि भाई ये जो गुजरात गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी लोगों को सिक्योर नहीं रख सकती है। जो वायलेंस यहाँ कंटिन्यू फैल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर तरीके को सप्रेस कर सकती है। जैसे आप लोगों ने इमरजेंसी के दौरान देखा कि जो इंदिरा गांधी है वो इंदिरा गांधी जब यहाँ पर इमरजेंसी लगाती है 1975 से 1977 में, तो इस 2 साल में ऐसी सिचुएशन जो उसने क्रिएट की शायद वो अपनी पावर का यूज़ करके उस सिचुएशन को दबा भी सकती थी और इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी कुछ ऐसा ही एलिगेशन गुजरात के ऊपर लगाया कि हमारे स्टेट के पास इतनी पावर तो थी कि वो चाहे तो हिंदू और मुसलमानों के दंगों को रोक सकती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रोक रही। वायलेंस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और जितने भी विक्टिम्स हैं और उन लोगों ने बताया कि वायलेंस किस तरीके से फैला। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ऑर्डर दिया गया कि जो असेंबली इलेक्शन है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी इलेक्शन ना हो, क्योंकि अभी पहले ही धर्म के नाम पर दंगे फैल रहे हो, ऊपर से तुम इलेक्शन करा रहे हो। तो इस केस में जो एंटी सिख रियॉट्स है वो 1984 में आप सबको ही पता है कि जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं जो सिख है उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, मतलब सिख पर्सन्स को मारा जाता है क्योंकि सिख जो उनके बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के
सिख लोगों ने ही उनको मार दिया था, इंदिरा गांधी को, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर जो भी सिख हमें दिखाई देता था हम उसे मार देते थे। और ख़ुद को बचाने के लिए उन सिखों ने उस टाइम पर अपने बाल काट लिए थे। और ऐसे हिंदू जो लोग हैं, जैसे कि जाट जो कैटेगरी है, उसके घरों में घुस जाना, छुप जाना, ताकि कोई उन्हें मार ना सके, ऐसी सिचुएशन दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा जो गुजरात में रियोट्स हुए, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट मशीनरी है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखो, सिर्फ गुजरात की या फिर जो ये सिख रियोट्स हुए, मतलब जो इंदिरा गांधी के टाइम पर हुए, बात सिर्फ इनकी नहीं है। हम यहाँ पर इमरजेंसी लगाते हैं या कोई भी छोटी से छोटी लेके कोई भी चीज़ का प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में होता है ना, तो उसके लिए हमेशा से ही हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। कई बार हमारी गवर्नमेंट का इनरोलमेंट 100% होता है उसमें, लेकिन कई बार उनका इनरोलमेंट नहीं होता है। लेकिन चाहे कुछ भी है, चाहे डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो, गवर्नमेंट के पास इतना राइट होता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। अपनी पावर का वो इस तरीके से यूज़ करा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को इतने अच्छे से इंप्लीमेंट करा सकती है कि ये सारी सिचुएशन ही ना हो। और हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, एक ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीति है, उसके लिए कभी कोई थ्रेट पैदा ही ना हो, कोई खतरा ही पैदा ना हो। तो देखा जाए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ हमारी राजनीति नहीं थी कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी आई और उन्होंने रूल किया, बल्कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरीके से रिलीजन के बिहाफ पर, रिलीजन को अपना एक मेन हथियार मानते हुए, अपना एक वेपन की तरह यूज़ करते हुए, उन्होंने राजनीति में अपनी सीट को कहीं ना कहीं बचाने के लिए और अपनी मेजोरिटी को वापस लाने के लिए भी टाइम टू टाइम जो ये दंगे हैं, इनको शायद कहीं ना कहीं उन लोगों ने सही माना है। और अपने सामने होते हुए दंगों को शायद कंट्रोल ना करने का रीज़न भी यही माना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इमरजेंसी ऑफ ए न्यू कॉन्शियस, कि भाई किस तरीके से जो इमरजेंसी है उसने क्या नया चेंजमेंट लेके आई। तो द पीरियड आफ्टर 1989 इज सीन समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ ए डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ द बीजेपी। आपने देखा कि 1989 के बाद से, अगर मैं अभी एट प्रेजेंट तक की बात करती हूँ, अभी 2022 तक की, तो कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, मतलब एक अप एंड डाउन दोनों के बीच में चल रहा है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन दिस पीरियड, यू हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। और कहीं ना कहीं तुम्हें अगर ये समझना है कि ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, राजनीतिक जो ये इन दोनों के बीच में चुनावी बल चल रहा है, उसमें किस तरीके से कांग्रेस का क्या रोल रहा और बीजेपी का क्या रोल रहा, तो वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर है वो बीजेपी को शो करता है और जो ब्लू कलर है वो हमारी कांग्रेस को शो करता है। तो 1984 में बीजेपी माइनॉरिटी में थी और कांग्रेस मेजोरिटी में थी। 1989 में बीजेपी पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ी सी मेजोरिटी में आई और थोड़ी सी जो कांग्रेस ज़्यादा मेजोरिटी में थी, अब वो यहाँ पर 1989 में थोड़ी माइनॉरिटी में आ जाती है, लेकिन फिर भी बीजेपी से ज़्यादा सीट लेती है। लेकिन फिर भी ये अपोजिशन में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट दूसरी पार्टीज़ को, जनता दल को अपना सपोर्ट देकर और नेशनल फ्रंट के नाम से सरकार बनाती है। फिर 1991 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस और ज़्यादा सीट लेती है पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन बीजेपी और ज़्यादा सीट लेती है पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से कम सीट ले पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सरकार नहीं बना पाती। फिर 1996 में फिर से इलेक्शन हुए, तो उसमें बीजेपी ज़्यादा सीट लेती है और कांग्रेस कम लेती है और बीजेपी गवर्नमेंट को बुलाया जाता है सेंटर पे अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव पास ना होने की बजाय ना होने की वजह से यहाँ पर वो रूल नहीं कर पाती है और यहाँ पर एक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जनरेट की जाती है। मतलब कांग्रेस पार्टी है जो, वो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बनाती है। 1998 में फिर से इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलती है और आपकी जो कांग्रेस है उसको कम मिलती है। फिर यहाँ पर कोलिजन की सरकार बनती है, अकेली बीजेपी सरकार रूल नहीं करती है। फिर 1999 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, इसमें बीजेपी कंटिन्यू, देखो अगर मैं 1996 से लेकर और 99 तक बात करूँ तो कंटिन्यू ये इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी सीट। और 2004 के इलेक्शन में ये थोड़ी कम सीट लेती है कांग्रेस के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी 2004 से लेकर 14 तक की सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कांग्रेस ने रूल किया। लेकिन 2014 में जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम से लेकर और अभी तक नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जो सरकार है वो किसकी है, बीजेपी रूल कर रही है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। तो आपने देखा कि कभी कांग्रेस ऊपर है फिर नीचे आ रही है, कभी बीजेपी नीचे थी तो वो धीरे धीरे अप जा रही है। तो इन सब रख दे, उधर रख दे, 2 मिनट के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे सामने क्या है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में अप डाउन चल रहा है और उसके पीछे जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं क्या है कि कई बार रिलीजियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं
और इन सब के बढ़ने की वजह से कभी बीजेपी को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या बीजेपी सरकार दूसरी सरकार के साथ कोलिजन की सरकार बना लेती है, मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिक्स होकर एक ऐसी सरकार बना लेती है जो गठबंधन की सरकार है। तो देखा जाए तो टाइम टू टाइम राजनीति चलती रही, बस फ़र्क इतना था कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है हमारा कि जैसे आपने ये तो सब चीज़ें आपके लास्ट जो मैंने आपको एक बार ग्राफ दिखाया उसी के बारे में बता रखा है कि कैसे जो कांग्रेस है कभी वो आ रही है और कभी बीजेपी आती है। नेक्स्ट वन आती है लोकसभा इलेक्शन इन 2004 में। अगर आप देखोगे 2004 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी है वो एंटर करती है, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कॉलिजन के आधार पर बनाती है। तो यहाँ पर जो एनडीए है वो डिफीट हो जाती है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है वो हार जाती है यहाँ पर, और जिसको बीजेपी स्टार्टिंग से सपोर्ट करती है। और यहाँ पर एक नई जो गवर्नमेंट बनती है कोलिजन की वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई जाती है जिसको हम यूपीए के नाम से जानते हैं। मतलब 2004 से पहले नेशनल फ्रंट एनएफ और यूनाइटेड फ्रंट यूएफ के नाम से दो पॉलिटिकल पार्टीज आती थी। अब यहाँ पर उनको एनडीए और यूपीए के नाम से जाना जाएगा। और अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट है जो वो रिसीव हमेशा से ही स्टार्टिंग से, चाहे वो एनडीए हो या फिर आपकी यूपीए हो, लेफ्ट फ्रंट पार्टी से उनको हमेशा सपोर्ट मिलता आया है। बस फ़र्क इतना था कि एनडीए की तरफ बीजेपी होती है और यूपीए की तरफ आपकी कांग्रेस पार्टी होती है। इसके अलावा 2004 के इलेक्शन की बात की जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच में मैंने पिछले वाले पेज में भी बताया है कि बहुत ही कम डिफरेंस होता है 2004 के इलेक्शन में। यहाँ पर कांग्रेस को 145 सीट और इसको 138, सिर्फ 7 सीट का ही डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये इलेक्शंस हुए इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलाकर, और जो बीजेपी पार्टी है वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलाकर जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन फिर भी लास्ट टू लास्ट आपकी कांग्रेस ही रूल करती है यहाँ पर। और जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस आप लोगों ने देखी कि भाई 1990 के बाद से जो चेंजमेंट आया है इन पार्टीज़ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि जो कांग्रेस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी है जो वो सिस्टम की बजाय पार्टी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब एक सिंगल पार्टी का रोल खत्म होकर मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया था। अब ग्रोइंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ पर जो इतना सब ये क्रूशियल इश्यूज हमारे सामने आए हैं तो उसमें हमारे यहाँ पर 2-3 तरीके के चेंजमेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट वन क्या होगा कि एग्रीमेंट एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया कि भाई जितनी भी क्या कुछ भी चीज़ हुई हो, किसी भी तरीके का रिजल्ट आया हो, कोई गवर्नमेंट या कैसे भी है, तो 1991 में सबने देखा कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई और हर एक पार्टी को यही बिलीव था कि कंट्री की ग्रोथ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें इकोनॉमिक पावर, मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा जो इनको वर्ल्ड लेवल पर दूसरी जो इकोनॉमी है, मतलब दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उनके साथ मिक्सअप कर सके और आने वाले टाइम में इनकी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर हो सके। सेकंड, आप देखोगे कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल क्लेम्स हमने देखे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी हमने वर्क किया। देखो, मंडल कमीशन बनाया गया 1979 में, भले ही 10 साल के बाद 1989 में उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन फिर भी अगर हम इस राजनीति में इन सब ये चेंजमेंट नहीं करते तो शायद लोगों का जो एक अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस था, गैप था, वो शायद कम नहीं हो पाता। तो ज़रूरी था कि भाई जो भी कुछ हुआ राजनीति में, चाहे बीजेपी थी या फिर आपकी कांग्रेस थी, यहाँ पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया, उन लोगों पर भी ध्यान दिया जो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक थे या कुछ ऐसे पर्सन थे जिनको हमारे समाज में सोशल लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। और नेक्स्ट वन जो थर्ड है वो दिखाता है कि जो स्टेट लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्री को गवर्न किया, मतलब एक तरीके से रूल किया। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो ये रूलिंग गवर्नमेंट आई है, तो हम ये नहीं है कि सेंटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम इक्वलिटी के बेसिस पर जो शेयरिंग पावर है उस पर हमने ध्यान दिया ताकि सेंटर अपने पे वर्क कर सके और स्टेट अपने पे वर्क कर सके। और फोर्थ वन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल जो पोजिशन है, मतलब लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी विचारधारा में भी चेंज आया, और जो पॉलिटिकल अलायंस है उसमें भी हमने देखा कि गठबंधन की सरकार हमने बनानी शुरू की, जहां पर पहले कोलिजन को, मतलब गठबंधन को अलाउ नहीं किया जाता था, अकेली कांग्रेस एक सिंगल पार्टी थी। बाद में जब मिक्सअप करके एक ऐसी सरकार बनाई गई जो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट करती है और सरकार बनाती है, तो इन सब से हमने ये 4 चीज़ों पर ये ध्यान सीखा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, हमारे ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं या फिर वो हमारे समाज में सोशल और इकोनॉमिक रिस्पेक्ट नहीं
नहीं मिलती तो हमें उनको वो रिस्पेक्ट देनी है। सेंटर और स्टेट लेवल पर हम लोगों को उनको जो गवर्नमेंट है उससे इक्वालिटी के बिहाफ पर एक तरीके की पावर शेयर करनी है इस तरीके से, ताकि सेंटर स्टेट का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके और स्टेट सेंटर का ना कर सके। और फोर्थ वन, जो हिंदुत्व ट्रम है वो हमने कहीं ना कहीं जनरेट की है ताकि हम एक गठबंधन की सरकार को बना सके। तो इस तरीके से ये चैप्टर देखा जाए तो एक ऐसा अप एंड डाउन का चैप्टर था जिसमें कभी बीजेपी रूल करती है, कभी कांग्रेस करती है।